हेलो स्टूडेंट, आज हमारे विद्यालय के कृष्णावाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KVM-IC में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सिंह आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पाठ 7 के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें हमने फर्स्ट ईयर में पी ब्लॉक में आने वाले जो हमारे तत्व थे, कार्बन परिवार, उससे पहले बोरॉन परिवार, इनके बारे में पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार। और नाइट्रोजन परिवार से पहले, इस चैप्टर से पहले जो छठा चैप्टर है हमारा, वो है तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, जिससे पहले 5वां चैप्टर था पृष्ठ रसायन। तो जो तत्वों का निष्कर्षण और सिद्धांत हमारा पार्ट 6 है, उस चैप्टर को कोविड-19 की वजह से यूपी बोर्ड द्वारा 30% सिलेबस कम करने में हटा दिया गया है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की धातुओं के अयस्क, उनके सूत्र, उनके द्वारा होने वाले सांद्रण और उनसे प्राप्त किस प्रकार से हम किसी धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का पूरा धातु कर्म को हम पढ़ते। लेकिन कोविड-19 की वजह से सिलेबस को जब कट किया गया, कम किया गया, तो वो चैप्टर 30% में चला गया है। उसमें विभिन्न प्रकार को धातुएं जो थीं, उनके अयस्कों के सूत्र और उनकी जो उपस्थिति है, यानी कि किस अयस्क में कौन सी धातु होती है या किस धातु का किस अयस्क द्वारा सांद्रण करके शुद्ध रूप प्राप्त किया जा सकता है, हम उस चैप्टर में पढ़ते। उसी के साथ उस चैप्टर में 4 धातुओं के बारे में मेन टॉपिक थे जो हम पढ़ने जा रहे थे। वो था कॉपर, एल्यूमिनियम और यहाँ से जिंक और हमारे पास था आयरन। ये 4 टॉपिक थे। इसके बाद सिल्वर भी थोड़ा सा आता है, लेकिन ये 4 हैं वो जो मेन थे। लेकिन उसे हटाने के बाद अब हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसे 4 भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, यहां से पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है इसमें 2 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 2, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। कक्षा 11 में आपने दोनों वर्गों को पढ़ा होगा, फिर फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग। पी ब्लॉक में भी जो थर्ड ए आता है, क्या आता है? थर्ड ए और फोर्थ ए। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ये वाली जो धातु होती हैं, ये क्षारीय धातु कहलाती हैं। क्षारीय धातु कहलाती हैं। ये जो होती हैं क्षारीय मृदा धातु कहलाती हैं। क्षारीय मृदा धातु कहलाती हैं। जो थर्ड ए है हमारा, इसे कहते हैं हम बोरॉन परिवार। क्या बोलते हैं इसे? बोरॉन परिवार बोलते हैं। और जो हमारा फोर्थ ए है, इसे कार्बन परिवार बोलते हैं। तो ये तुमने कक्षा 11 में भैया पढ़ा होगा। अब इन चारों के बाद नंबर आता है पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार का। ये वर्ग 15 के तत्व बोलते हैं जिन्हें हम, क्योंकि हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें वर्ग जो हैं उनकी खड़ी संख्या है, यानी कि वर्ग की संख्या है कितनी? 18। और जो आवर्त हैं उनकी संख्या है हमारे पास कितनी? 7। तो जो हमारा वर्ग 15 है, इसमें जो तत्व आते हैं उनमें मैं बता दूं आपको, वो मुख्य तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 5 तत्व इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में हम इन तत्वों के गुणों के बारे में, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक अवस्था और इनके क्रियाओं के बारे में, किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं या किस प्रकार से क्रिया करते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। तो पहला हम बात करें, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है इसी चैप्टर पे कि वर्ग 15 या 5th ए, जिसे रोमन नंबर से हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, जैसे हमने 3rd ए 4th ए लिखा है, ऐसे ही हम इसे लिख सकते हैं 5th ए। तो वर्ग 15 में या 5th ए में अगर हम बात करें तो हम इन तत्वों के बारे में जब पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन बनता है सबसे पहले इस चैप्टर का, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्व या वर्ग 15 के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। यानी कि आवर्त सारणी में जो ये तत्व हैं, इन्हें वर्ग 15 में क्यों रखा गया है या किस प्रकार से रखा गया है। कोई हमें कारण देने हैं जिनकी वजह से इन्हें एक ग्रुप में रखा गया है। जिस प्रकार हम नॉर्मल से अगर बात करें, कहने के लिए
कि हमारे पास इंटरमीडिएट की क्लास चलती है, उस क्लास के मान लीजिएगा 3 सेक्शन हैं। एक सेक्शन में बायोलॉजी पढ़ती है, दूसरी सेक्शन में हमारे पास मैथ है और तीसरे सेक्शन में कॉमर्स। तो अगर हम उन तीनों को एक साथ लें तो वो तो तत्व के रूप में, एक तरीके से बच्चों की जो संख्या है वो तत्व के रूप में इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन उन्हें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला बायो, मैथ और कॉमर्स। क्यों? क्योंकि उनके सब्जेक्ट हैं, जो उनकी स्ट्रीम है वो अलग अलग है। यानी कि बायोलॉजी का अलग सेक्शन है, मैथ का अलग है, कॉमर्स का अलग है, चाहे उस सेक्शन में कितनी ही संख्या क्यों ना हो जाए। तो ऐसे ही जो तत्व हैं हमारे, इन तत्वों की भी आवर्त सारणी में अलग अलग वर्ग में उनकी विशेषता और गुणों के आधार पर बांटा गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ए में, सेकंड ए में इन्हें क्यों एस ब्लॉक में रखा गया है, या इन्हें किस प्रकार से फर्स्ट ए में रखा है, सेकंड ए में रखा है। ऐसे ही थर्ड ए वाले कि इन्हें पी ब्लॉक में क्यों रखा है, सही है, या फोर्थ वालों को पी ब्लॉक में क्यों रखा है, क्योंकि इनके गुणों में और इनकी जो हमारे समानताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हम वर्ग 15 के तत्वों की। देखियो कि इन्हें एक ही वर्ग में रखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या क्यों इन्हें रखा गया है। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि वर्ग 15 में आने वाले तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बात करते हैं हम पहले इन तत्वों की कि वर्ग 15 के आने वाले तत्व जो हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन तत्वों में एक चीज समानता देखने को मिलती है। जब इनके बाह्य कोश का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का या अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस तरीके से होता है, NH2 NP3। यानी कि इन बाह्य कोश का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2 NP3 है। यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में जाएगा। किस में जाएगा? पी उपकोष में एंट्री करता है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दिखाऊं, ये इससे पहले अगर बात करें तो इन तत्वों को एक ही वर्ग में रखने के निम्नलिखित कारण ये लक्षण हो सकते हैं। पहले अगर हम बात करें तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा क्या होता है। जैसे नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ही कक्षा के पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर हम काउंटिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तो 2 और 2 4 और 3 7, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7। और परमाणु क्रमांक भी इसका कितना था? 7 था। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो एस उपकोष में आए 2 पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा के एस उपकोष में आए 2 और पी में आए 3। आप इससे कंपेयर कीजिए। जब कंपेयर करेंगे तो ये एन की वैल्यू जो है क्या होगी? सेम, क्योंकि एन है। एस में कितने हैं यहाँ पर? 2। पी में कितने हैं? 3। इसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 15। कितना होता है? 15। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। कंपेयर करने वाली बात है। तो देखिएगा क्या करेंगे, जो हमारा जनरल या हमने बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है उसी से मैं इसकी भी कंपेयर कर रहा हूँ। n है तो यहाँ भी 3 और 3 है, और बाह्य कोश में अगर s में 2 है तो यहाँ s में 2, p में अगर 3 है तो यहाँ भी 3। तो अगर हम कंपेयर करें तो इसका बाह्य कोश और इसका बाह्य कोश, इसका क्या करेगा? ये फॉलो करेगा या पालन करेगा? तो क्या पालन कर रहा है कि इसकी बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाह्य कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसलिए रोमन अंक में लिखकर वर्ग 15 के साथ साथ हम 5th ए भी इस वर्ग को कह देते हैं। यानी कि इन तत्वों को 5th ए में भी इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका जो बाह्य कोश है, संयोजी कोश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। जितने भी तत्व हैं इनके सभी के बाह्य कोश में 5-5 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें कि पी ब्लॉक के तत्व क्यों कह रहे हैं हम, पी ब्लॉक लिख रहा है ना ऊपर, तो उन्हें पी ब्लॉक के तत्व हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है या संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश कर रहा है? पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर 3 है, अभी हम पी में कितने लग सकते हैं? 6, मैक्सिमम कितने आएंगे? 6, लेकिन यहाँ कितने आ रहे हैं? 3। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पी में।
तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाएगा उन्हें p विलोक के तत्व कहेंगे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जाएगा उन्हें s विलोक के कहेंगे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन d उपकोष में जाएगा उन्हें d विलोक के तत्व कहेंगे, और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f उपकोष में जाएगा उन्हें f विलोक के तत्व हम कह सकते हैं। तो पहले हमने बात करी कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनकी बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में पाया जाता है, इसलिए इन्हें p विलोक में रखा गया है। ठीक है। दूसरी अगर बात करें हम संयोजकता, अगर संयोजकता की बात करें तो संयोजकता क्या है? संयोजकता कहते किसे हैं? संयोजकता वह संख्या होती है किसी भी तत्व के लिए जो इसके बाह्यतम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनसे हम संयोजकता का आकलन कर सकते हैं। तो इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो सामान्यतः ये सभी तत्व 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कितनी करते हैं? 3। और इसी के साथ साथ परिवर्तित संयोजकता कहीं कहीं हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात करें हम तो जो हमारा ये नाइट्रोजन है और फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस है, ये -3 से +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो -3 भी हो सकती है और +5 भी हो सकती है इनके बीच में। जो बाकी अन्य तत्व हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है, ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जो अन्य तत्व हैं वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा, विद्युत ऋणात्मकता की। विद्युत ऋणात्मकता तो देखिएगा क्या है। अगर हम बात करें विद्युत ऋणात्मकता की तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो वर्ग में ऊपर नीचे चलेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ से एंटीमनी Sv और बिस्मथ ये होगा। जब वर्ग में ऊपर से हम नीचे चल रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है। इसी के साथ दूसरी बात करें हम, आता है हमारे साथ पास में धात्विक गुण, धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण की अगर बात करेंगे हम तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो धात्विक लक्षण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ता है या बढ़ जाता है। अब एक बात और, एक आती है भौतिक अवस्था। 6 पॉइंट आएगा भौतिक अवस्था, यानी कि ये प्रकृति में या नेचुरल टाइप में हमें किसी भी रूप में किस अवस्था में मिलते हैं। जब भौतिक अवस्था की हम बात करेंगे तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, ये हैं अधातु। क्या है ये? अधातु हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो ये गैस है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी ये उपधातु हैं। क्या है ये? उपधातु। और जो बिस्मथ है वो हमारा क्या है? धात्विक लक्षण रखता है, यानी कि धातु है। तो इस तरीके से इन्हें बांटा गया है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नाइट्रोजन अधातु, फास्फोरस अधातु। जो आर्सेनिक और एंटीमनी है ये दोनों कैसे हैं? उपधातु हैं। और बिस्मथ क्या? धातु। तो धातु लक्षण क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि वर्ग में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमें धातु कहाँ मिलेगी? बिल्कुल नीचे जाके, यानी कि इसका धातु लक्षण क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट 7 पॉइंट, देखिएगा। सेवन पॉइंट है इसका हमारे पास हैलाइड का निर्माण। क्या है? हैलाइड का निर्माण। हैलाइड होते क्या है भाई? हैलाइड होते हैं क्या कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन तत्वों को हैलाइड बोलते हैं और इन्हें कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये 4 तत्व हैं, 5 आते हैं इसमें। एंटेस्टाइन और है, इन्हें हैलोजन कहते हैं और इन्हें हैलाइड बनाते हैं ये अपने से क्रिया करके, इसलिए इन्हें कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। अब हैलाइड का निर्माण जब होगा तो ये जो तत्व हैं वर्ग 15 के, ये हैलोजन से क्रिया करके इस तरीके की देखिएगा हैलाइड का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर ये क्या है? वर्ग 15 का क्या है? एलिमेंट है।
और जो X है वो क्या है, हैलोजन है। क्या X है यहाँ पर, हैलोजन है। तो ये हैलोजन का निर्माण करेंगे ट्राई हैलाइड के रूप में। किसके रूप में, ट्राई हैलाइड। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये होते हैं एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, जिसे कहते हैं हम लोन पेयर। अगर बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके बनाता है NCl3। क्या बनाता है, NCl3। फास्फोरस भी क्लोरीन से क्रिया बनाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी कि PaCl3। इसके बाद आर्सेनिक है, वो भी क्लोरीन से क्रिया करके बनाएगा आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, यानी कि AsCl3। ऐसे ही सभी तत्वीय इनसे क्रिया करके ट्राइक्लोराइड बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर फास्फोरस की, तो फास्फोरस PCl5 भी बनाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रोजन है वो NCl5 नहीं बनाता, जबकि जो फास्फोरस है वो PCl5 बनाता है। क्यों बनाता है? इसका एक कारण है, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा था नाइट्रोजन का, जो इस प्रकार से था, N इक्वल यहाँ से 1s2, 2s2 था और 2p3 था। बात करते हैं फास्फोरस की, तो 15 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p3। अब बात करते हैं, हमने सबसे पहले जब पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल, या जो भी मॉडल पढ़े हमने पहले थॉमसन का, बोर का, उसमें एक बात थी कि जो कक्षाएं हैं वो इस तरीके से बनी हुई हैं, और पहली कक्षा में S कोष होता है, दूसरी में S और P होता है, जो तीसरी होती है उसमें SP-D होता है। तो देखिएगा मैंने उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा है। पहले में S है, दूसरे में SP है, तीसरे में SP और क्या आएगा फिर D। जब D आएगा तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें नाइट्रोजन की, तो इसकी कक्षा सीमित है कहाँ तक, P तक, क्योंकि दूसरे ही सबसे जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन का भंडारण हो रहा है। बात करते हैं इसकी नाइट्रोजन की, तो देखिएगा यहाँ S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले, इसकी बात कर रहा हूँ। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो मैंने भर दिए हैं। इसका P की बात करें हम, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं, जो इस प्रकार आएंगे 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड या उत्तेजित हो जाता है ऊर्जा पाकर, तो वो कहीं नहीं जाएगा, अपने ही उपकोष में राउंडेड रहेगा। जबकि अगर फास्फोरस की बात करें हम, तो फास्फोरस का बाह्य कोष देखिएगा क्या है, ये है ना, तो देखो क्या है, S वाले में हम बात करेंगे 3s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। फिर बात करें P की, तो यहाँ पर P में हम 3p6 कहेंगे, सॉरी 3 कहेंगे क्योंकि 3 है, तो 1 2 3। इसके बाद करते हैं D की, और D की बात करेंगे तो 1 2 3 4। D वाला खाली रहेगा क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, तो वो भी खाली है। जब 3 यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर जब हमें ऊर्जा देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा पाकर एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, D में चला जाएगा, और इस तरीके से यहाँ से कितनी संयुक्ता दिखाएगा, ये 5, या ऑक्सीजन अवस्था कितनी दिखाएगा, 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा। क्योंकि जो फास्फोरस है इसकी कक्षा में D उपकोष क्या है, खाली है। जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा या ऊर्जा पाएगा तो वो D उपकोष में अपना ट्रांसफर कर लेगा, और इस तरीके से 5 हमारे पास ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित होगी। जब ऑक्सीजन अवस्था 5 होगी या बैलेंसी 5 होगी, तो वो PCl5 का निर्माण करेगा, जबकि नाइट्रोजन के पास 5 ना होने की वजह से ये NCl5 का निर्माण नहीं करेगा और PCl5 इसका निर्माण कर जाएगा। ऐसे ही आगे के जितने तत्व हैं इनकी बाह्य कोष में D कोष रिक्त होता है, तो वो भी रिक्त होने की वजह से तो ये जो है NCl5 का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 यानी D कोष खाली नहीं है। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि हैलाइड का निर्माण करते हैं किस तरीके, NCl3, PCl3, आर्सेनिक क्लोराइड AsCl3 का निर्माण करेंगे। इसके बाद बात आती है हाइड्राइड का निर्माण, और हाइड्राइड का निर्माण देखिएगा कैसे होता है। हाइड्राइड में यहाँ पर बात करेंगे हम, तो हाइड्राइड के निर्माण की वो इस तरीके
के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ई क्या है यहाँ पर? एलिमेंट है। क्या है यहाँ पर? ई एलिमेंट है। और हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही, हाइड्रोजन तो यहाँ है ही। जब बात करेंगे इस तरीके की तो किस तरीके का निर्माण बनाएंगे, और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसे मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ से आता है, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे हम बोलते हैं लोन पेयर। देखिएगा इसकी बात करते हैं। एलिमेंट हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनिया। ऐसे ही फास्फोरस जब अमोनिया के साथ बनाएगा तो फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा PH3 जिसे बोलते हैं फास्फीन गैस। ऐसी ASH3 और SVH3 और BiH3 इस तरीके के यौगिक यानी कि हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, सभी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके। अब बात करते हैं ये लोन पेयर कहाँ से आता है। देखिएगा नाइट्रोजन की अभी बात कर रहा हूँ, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो 1s2 2s2 2p3 यानी कि इसकी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा या NH3 बनाएगा तो NH3 का निर्माण कैसे करेगा? देखो ये नाइट्रोजन है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है भाई ये संयोजी कोष में, तो ये 2 आ गए, 3 4 5। बात करते हैं हाइड्रोजन कितने जोड़ रहे हैं NH3 में? 3। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, वो ये है। जब ये होगा तो इस हाइड्रोजन का क्या होगा? कक्ष पूरा हो जाएगा, इसका पूरा होगा और इसका भी पूरा होगा। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास अपने आप में इलेक्ट्रॉन युग्म बना के रखेंगे। और देखो इसके भी अपने 8 हो चुके होंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि इसका भी अष्टक अपना कितना हो गया? पूर्ण। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरीके से हम संरचना इसकी शो कर सकते हैं, यानी कि अमोनिया बनी है। तो इसमें जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ से आता है? इसकी वजह से आता है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक्स्ट्रा होने की वजह से यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण बनेगा। और हाइड्रोजन जो 3 इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके अमोनिया का निर्माण करता है। इसमें हमने पढ़ा पहला इन तत्वों की स्थिति क्या क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक अवस्था, संयोजकता, ऑक्सीजन अवस्था, हैलाइड का निर्माण, ऑक्साइड का निर्माण। ऑक्साइड का निर्माण भी इसी तरीके से करेंगे। और हाइड्राइड का निर्माण है, इसी के साथ विद्युत ऋणात्मकता। इस तत्व को इनके बारे में हम लिख सकते हैं लास्ट में, उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखना उचित है, क्योंकि इनके गुणों में क्या पाई जाती हैं? समानताएं पाई जाती हैं। इससे आगे के टॉपिक हैं नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। जो अमोनिया है उसकी हैबर विधि और प्रयोगशाला विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए इतना काफ़ी है, अपना कार्य नोट करें और अपना वर्क कार्य आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को देखें और लाइक करें। थैंक यू।